नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं। लगातार तीन बार से एमएलसी हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। आज हम सुरेश कुमार त्रिपाठी जी के साथ में हैं कि 3 बार से आप एमएलसी हैं, चौथी बार फिर आप जो है बनने के लिए मैदान में हैं। हम जानेंगे सुरेश कुमार त्रिपाठी जी से कि नए दौर में नया क्या चीज़ है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। विधायक जी, आपका हमारे टॉक शो में एक बार दोबारा स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव तो आप लड़ रहे हैं। 2 महीने पहले तो एक तरफा जीत हो रही थी सुरेश त्रिपाठी जी की। इधर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही क्या? देखिए, हम सामान्य रूप से मैं चुनाव जीतने के बाद 6 साल में चुनाव लड़ता। मैं अनवरत अपने शिक्षकों के बीच में प्रत्येक जिले में, इस निर्वाचन क्षेत्र में 10 जिले हैं, मैं 10 जिले में अपने शिक्षकों की सुख दुख का सहभागी हूँ। मैं उनके समस्याएं पूछता रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ। अब ये चुनाव मैं 3 बार लड़ चुका हूँ, चौथी बार लड़ रहा हूँ। मुझे तो जैसे पहले सामान्य निर्वाचन होता था वैसे लग रहा है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आज हम देख रहे हैं कई मुद्दे हैं, जैसे वित्त विहीन का भी है, तदर्थ का भी है। मैं पहले वित्त विहीन शिक्षकों पर बात कर लूँ। वित्त विहीन विद्यालय की स्थापना सरकार ने 1986 में की और हमने सुना कि मात्र 2 साल के लिए व्यवस्था की गई थी। सही सुना। लेकिन वो 2 साल इतने सालों तक चलता रहा। वित्त विहीन विद्यालय, स्वित्त पोषित विद्यालय अपने पैसे से टीचरों को तनख्वाह देते हैं। सरकार उसमें कोई जो है सहायता नहीं करती है और पता लगा कि वो दिहाड़ी मजदूर से भी कम तनख्वाह पाते हैं टीचर। आखिर इनकी समस्या इतने दिन से नहीं सॉल्व हुई क्यों? आपने आपकी समझ को मैं दाद देता हूँ कि आप मुझे जो कहना चाहिए था। 1986 में जब विद्यालय की मान्यता की धारा 7 के अंतर्गत दी गई और कह दिया गया कि प्रबंध तंत्र अपने निजी स्रोतों से इनके वेतन का भुगतान करेगा। सिर्फ 2 साल के लिए किया गया और राज्य सरकार उस समय के जब ये सदन में आया, उस समय के हमारे नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी, ये उस सदन में कही हुई बात है कि ये आज का दिन शिक्षा विभाग के लिए काला दिन होगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना, ये पीढ़ियों तक इस शिक्षा में आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे और शोषण की प्रवृत्ति पनपेगी, उनका शोषण होगा। 1986 में ही उन्होंने विरोध कर दिया। आज उसके बाद हम लोग सदन में निरंतर आज इस प्रदेश में 22,000 वित्तविहीन विद्यालय, अब 22,000 वित्तविहीन विद्यालयों में लगभग 3.5 लाख शिक्षक कार्यरत पूर्ण योग्यता संपन्न है। सब कुछ होते हुए भी उन्हें बंधुआ मजदूरी का जीवन जीना पड़ रहा है। केवल शुल्क आधारित शिक्षा है। प्रबंधक जो पैसा पाते हैं शुल्क से उनमें वितरित करते हैं। सर, मेरा इस पर एक सवाल ये था, क्या वित्त विहीन शिक्षक DIS से अप्रूव नहीं होते? यही तो दुर्भाग्य है। यही तो मेरी बार बार मांग है कि उनकी सेवा नियमावली बना दी जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। वो प्रत्येक वर्ष रखे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष निकाल दिए जाते हैं। अनेक जगहों का उदाहरण है, लेकिन सरकार उनकी सेवा, मेरी मांग ही यही है। 18 साल से आप विधायक रहे हैं, कभी कुछ इस पर ठोस कदम क्यों नहीं? ठोस कदम मेरा काम है सदन में सरकार के सामने इन पीड़ित शिक्षकों की पीड़ा रखना। मैंने अनेक अवसर पर, मेरा वीडियो भी है उसका फेसबुक पर मैंने देखा है। वित्त विहीन शिक्षकों की अगर ये समस्या है कि उनकी सेवा नियमावली नहीं है, उनका कोई मानदेय नहीं है, यहाँ तक कि अखिलेश सरकार दे रही थी, हमने सुना भाजपा सरकार ने उसको पहले ठीक कहा था और दोबारा दिया भी नहीं, खारिज कर दिया। तो बीजेपी प्रत्याशी तब क्या बता रहे होंगे, उनको क्या बोलते होंगे? जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक पूछता है कि हमारा वित्त विहीन को कब तक मानदेय आप दिला देंगे और पुरानी पेंशन योजना कब तक लागू कर देंगे। ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विद्यालयों में केवल शासन की हरक। सर ये बताइए, वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर आपकी क्या योजना है? मेरी योजना बहुत बृहद है। मैं इस निर्वाचन के बाद मैं इस समय प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का, सरभागुट का, और
मेरी योजना है कि आगामी फरवरी के लास्ट वीक में अथवा मार्च के प्रथम सप्ताह में हम एक बड़ा आंदोलन सरकार को यह एहसास कराने कि यह भूखा शिक्षक आपके दरवाजे पर है, मैं लखनऊ राजधानी में एक बड़ी सभा करके और विधान सभा का घेराव करके सरकार को यह चेतावनी दूंगा कि इन्हें उचित मानदेय दिया। सर, कहा जाता है वित्तहीन शिक्षक जो होते हैं वो प्रबंधक के कृपा अनुसार होते हैं। आप उधर लखनऊ में आंदोलन करने जाएंगे, इधर विद्यालय में दूसरा टीचर भर्ती हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आंदोलन के साथी रहेंगे। फिर हमारा संगठन है, हमारे संगठन के साथी उनकी सहायता करने के लिए खड़े होंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के साथी हैं, वो भी हमारे महासंघ के घटक हैं, हम भी महासंघ के घटक हैं। बिल्कुल सर, हम दूसरी मुद्दे पर आते हैं, तदर्थ टीचरों पर आते हैं। हमने सुना कि शिक्षक चयन आयोग का गठन जब हुआ उसके 14 साल के बाद जो है उन्होंने भर्ती प्रक्रिया चालू की। उस 14 साल के ड्यूरेशन में ये कहा गया कि आप लोग जो है मतलब टीचरों की भर्ती कर लीजिए और उनको विनियमित कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और उनको तदर्थ घोषित कर दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक 1993 से लेकर 30 दिसंबर 2000 तक के तदर्थ शिक्षक अब हमारे विद्यालयों में कार्यरत हैं जो विनियमित हैं। इनके लिए एक विनियमितकरण का आदेश हुआ 22 मार्च 2016 को। एक बिल पास हुआ सदन से, उस बिल का मैं भी गवाह हूँ, लेकिन उस बिल में एक खामी रह गई जिसको हम लोग बार बार उसको सदन उठाते रहे। उस समय के शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी से कहते रहे कि उसके बिंदु 8 में यह लिख दिया गया कि जो तदर्थ शिक्षक केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन पा रहे हैं उन्हें विनियमित किया जा रहा है। इसके बाद वो हटा देंगे, धारा हटा देंगे, वो नहीं हटाई सरकार। वो तदर्थ के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं रही, इसलिए तदर्थ आज बिहारी का जीवन जी रहा है। उसे केवल कई कई जिलों में वेतन रोक दिए। वही समस्या तदर्थ टीचरों की है, मैं यही जानना चाह रहा था। अगले सत्र में मैंने तदर्थ का सवाल बड़ी जोरदारी से उठाया था और कहा था कि माननीय क्यों वेतन रोका जा रहा है, कोई लिखित आदेश है आपके पास? मान लिया को माननीय उच्च न्यायालय से क्या आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, दिया उसने तो अप्रूवल किया ना। सर, एडेड विद्यालयों में आपको बहुत वोट मिलते हैं, एडेड विद्यालयों की और क्या समस्याएं हैं जो सुरेश? देखिए, इस समय एडेड विद्यालय की 2 प्रमुख समस्याएं, चाहे वो एडेड हो, चाहे राजकीय हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा, सभी की एक मांग बलवती है और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वह है पुरानी पेंशन वापस, ओल्ड पेंशन, पुरानी प्रचलित पेंशन। और वो पेंशन इस देश के कई राज्य दे चुके, आज तक 6 राज्य दे चुके, और यह अभूतपूर्व होगा कि इस प्रदेश में न लागू हो। ये कैसे संभव है? संविधान खाली टीचर ही थोड़ी सा कार्यक्रम चालू होता है तो और लोग भी होते हैं, लेकिन इसको तो और स्ट्रेंथ करना चाहिए सबको साथ लेके। वो मैं आपसे बताता हूँ, इसमें आपका रेलवे का भी साथी आ रहा है, सभी लोग कर्मचारी आ रहे हैं, पुलिस बल के लोग जो अभी भर्ती हुए वो भी सब चाहते हैं। वो कह नहीं सकते, लेकिन हम तो करेंगे। ये निश्चित रूप से ओपीएस की लड़ाई। ओल्ड पेंशन स्कीम को गवर्नरों ने मतलब वो बैंकों की कह दिया कि अगर ये लागू होता है तो देश दिवालिया हो सकता है, तो ये ज्यादा खर्चा वाला नहीं हो जाता। कहने की बात है। आज जो नवीन पेंशन में जो कटौती हो रही है 10%, यही 10% जीपीएफ में कटता था। उस समय सरकार देती थी, आखिर 1 अप्रैल 5 को 5 पहले दिया। अब 14% सरकार अपना पैसा दे रही है, 24% प्रति व्यक्ति खाते में जा रहा है। कहाँ जा रहा है यह नहीं पता, सरकारी खाते में नहीं जा रहा। सर, मैं और चीज़ों पे चुनाव से थोड़ा सा लेट आऊँगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज विद्यालयों की क्या समस्या? टीचर तो आपको वोट देता है, विद्यालयों की भी तो अपनी समस्या होती होगी, जिसको विद्यालय के जो विद्यालयों की समस्या के लिए निरंतर लगे रहते हैं। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं हल किया जाता है। अब शिक्षक विधायक के नाते जो निधि हमें मिलती है, जो विधायक को सामान्य मिलती है, वही मिलती है। 10 जिले में 5 करोड़ मिलती है। अभी तो 5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ रहा अभी तक। बहरहाल जो 5 करोड़ की घोषणा हुई है, मैं नहीं कह सकता कब आएगी। बहरहाल
ये जान लीजिए कि उनकी प्रत्येक समस्या से रूबरू, उनकी प्रत्येक समस्या का निदान करने के लिए खड़ा रहता। जहाँ बहुत आवश्यक है कि लेट्रिन बाथरूम नहीं, वाशरूम नहीं, उनको पैसा प्रत्येक विद्यालय में सोलर लाइट दिया। एक जो समस्या आती है, मैं वित्तविहीन पर तो लौट आया हूँ, लेकिन वित्तविहीन से ही संबंधित सभी तो पोषित विद्यालय अक्सर जो है वो फायदे में रहते हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को जो है तनख्वाह वो देते हैं बहुत कम। स्ववित्त पोषित विद्यालय, अब ये तो उनका हिसाब नहीं लगता आपके कि ये पास होगा। व्यवसाय हो गया है। अब शिक्षा का बाजारीकरण तो हो ही रहा है। आखिर वित्तविहीन विद्यालय उसी श्रेणी में आता है। तो ये बाजारीकरण हो गया तो बिना फायदे तो कोई बाजार में रहेगा नहीं, तो मेरे पास हिसाब क्या हिसाब, तो आपके पास भी होना चाहिए। ये क्या हिसाब लेते हम नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। वेतन कहा जाता है लेकिन वेतन ये मठाधीशी करते हैं प्रबंधक लोग। प्रबंधक की मठाधीशी नहीं है ये सरकार की मठाधीशी है। सरकार अगर इन शिक्षकों को जो शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर अगर मान दे दिया जाए, 25,000 रुपया ही मान दे दिया जाए, तो इनका जीवन सुखमय हो जाएगा और धीरे धीरे समान कार्य के लिए समान होता है। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जी और कई प्रत्याशी था उन पर सवाल उठा चुके कि उन्होंने शिक्षकों की कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने आपका नुकसान कर दिया। हमने सुना कि झांसी का पूरा शर्माकुट का पूरा वो भाजपा में शामिल हो गया, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति गया है, वो मंडल अध्यक्ष, उसके संबंध में उसको संगठन से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। शर्माकुट वहाँ सक्रिय है, घूम रहे हैं लोग, मिल रहे हैं लोग, आश्वस्त कर रहे हैं कि बाबूलाल के भय से, बाबूलाल जहाँ भी रहे उनके ऊपर कई केस हैं, मुकदमे हैं और छिनैती के भी हैं, डकैती के भी हैं, तो उसे भयभीत है। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, शासन का, कई लोगों को बैठा दिया गया, यहाँ तक कि अशोक राठौर को बैठा दिया गया, जो अगली बार दो बार से पिछली बार जो 2 बार से सेकंड था, हमारे साथ लड़ा है चुनाव, और वो तो बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन उसका घर मकान सब गिरा रहे थे कि अब गिरा देंगे, तुम्हारे बच्चों को बंद कर देंगे, तो भय और आतंक फैला दिया, बैठ गया। वो तो कह रहे थे कि मैं भाजपा में शामिल हो गया, भाजपा। अरे अब वो कहेंगे ही, अब इतना दबाव है कि उसको तो कहने अब उससे। अच्छा सर, 18 साल आप विधायक रहे, अगले 6 साल के लिए आप मैदान में हैं, इस 18 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए 18 साल में मैंने शिक्षकों का दिल जीता है, उनके छोटे मोटे कामों का निदान किया है। यही मेरा धर्म होता है, यही मेरा कर्तव्य भी है। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षकों की पीड़ा और दर्द में महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें क्या है, उनकी सारी समस्याओं के निदान के लिए निरंतर संघर्ष करता हूँ, सड़क से सदन तक उनकी बात उठाता हूँ। अब सरकार को सुनवाने के लिए यह ताकत की आवश्यकता है। यह ताकत अगर शिक्षक आज देंगे तो निश्चित रूप से उसकी यह बातें पूरी होंगी जो उसकी मांगे हैं, चाहे वो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक हो जिन्हें समाज कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा, और चाहे एडेड के अध्यापक हो, चाहे राजकीय के शिक्षक, इन सब को, चाहे मदरसा के शिक्षक हो, चाहे संस्कृत के शिक्षक हो, सभी पीड़ित हैं। पेंशन न मिलने से वो अपने जीवन के प्रति 60 वर्ष बाद इतना शंकाग्रस्त हैं, इतने डरे हुए हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा, कोई पेंशन नहीं, नवीन पेंशन। अच्छा सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रबंधकों का जो है वोटरों पर बड़ा प्रभाव होता है, प्रबंधक जिसको कहते हैं, आपको लगता है कि प्रबंधक सत्ता पक्ष से भी जुड़े होते हैं और प्रबंधक जिसको कहेंगे क्या वोटर उनको वोट करेगा या अपने मन से करेगा? अब इस सवाल पर तो हम तो सभी शिक्षकों से मिलते हैं, प्रबंधकों से मिलते हैं। अब जो कह रहे हो वो जाने, हमको तो वित्तविहीन के शिक्षक भारी मात्रा में वोट दे रहे हैं। अब वित्तविहीन के शिक्षक ही वोट देने कम निकलते हैं, वोटिंग इतना कम क्यों होती है सर? वित्तविहीन नहीं, अखबार निकलेंगे, वोट देंगे। मैं उनके बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख का साथी हूँ, मैं निरंतर बना रहा उनके बीच में। अच्छा सर, एक पार्टी का संगठन होता है जो हर जगह काम करता है, भाजपा का संगठन है, सपा का संगठन है, आप तो गैर राजनीतिक दल से हैं। गैर राजनीतिक दल है, लेकिन मेरा भी संगठन है। प्रत्येक जनपद में हमारी इकाइयाँ हैं। हमारी इकाई शुरू होती है, जैसे इकाई में एक अध्यक्ष, एक मंत्री होता है, सदस्यता फार्म आता है, सदस्यता सब जमा करते हैं, इकाई से लेकर जिले तक, फिर मंडल तक, प्रदेश तक। ये संगठन
फुल फ्लेज रूप से पूरा विस्तारित है और हर जगह वही संगठन के साथ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सर, ये यही लग रहा है कि झांसी मंडल जैसे आपका चला गया है, झांसी मंडल के लोग क्या और जिलों में भी शर्मा गुट के लोगों को नहीं, ऐसा नहीं, उनको दबाव तो बनाया जा रहा है लेकिन वो टूटेंगे नहीं। वो जो गए हैं स्वयं पहले से ही बीजेपी के प्रति वफादार रहे। अच्छा, बीजेपी के ही वो रहे, सदस्य रहे। वो तो जो अपना नाम चमकाने के लिए संगठन। अच्छा सर, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम जन जन तक जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के घर घर जा रहे हैं। सभी लोग आपसे लड़ रहे हैं, ये क्या जो है निश्चित रूप लग रहा है कि सरकार तो हम नहीं समझते कि 3 बार आपके ऊपर तो कोई प्रशासनिक दबाव नहीं है। हमारे ऊपर क्या दबाव देंगे, लेकिन ये कि सुनने में आ रहा है कि हम परिवार के हमारे सदस्यों को, हमारे कार्यकर्ताओं को उठा लेंगे, ये कर देंगे। ये लोग चर्चा करते हैं, फोन टेप हो रहे हैं। आपके फोन टेप हो रहे हैं? हाँ, हमारे परिवार के, हमारे कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष, मंडलीय अध्यक्ष के फोन टेप। हाँ। अच्छा, बीजेपी इस चुनाव को इतना प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रही है? तो इसलिए कि प्रतिष्ठा इसलिए कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुझे बुलाए थे, मुझे टिकट दे रहे थे। वो तो राठौर जी को भी बुलाया गया था भाजपा मुझे में। दे रहे थे। अच्छा, हम कहेंगे आप रहिए, आप जीतेंगे, आपका बहुत मतदाता सब आपके साथ है। हमने कहा कि हम एक संगठन को दे सकते हैं, संगठन को कैसे किसी दल के हाथ गिरवी रखो, ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों उत्पन्न है। आप तो दल से लड़ते फिर आप शिक्षकों की बात कैसे उठाओगे? यही सवाल है कि अगर मैं दल से, किसी दल से मेरी समझौता हो जाए तो दल की एक आउटलाइन होती है, गाइडलाइन होती है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। न मैं सवाल लगा सकता था, न मैं किसी नियम के अंदर। शिक्षकों की आवाज सदन में उठाने के लिए ही मैं वहाँ जाता हूँ कि शिक्षक की जो भी हमें समस्याएं मिल रही हैं सरकार तक पहुँचाऊँ, उन्हें आईना दिखाऊँ, देख लीजिए ये समस्या है। समस्या का तो फिर आपने इनकार कर दिया कि इनकार कर दिया भाई, इनकार क्या किया, निवेदन किया कि काहे लड़ा रहे हैं, आपको कोई बहुमत की जरूरत तो है नहीं 75। आपको नहीं लगता सर कि ये हाँ सही है कि जो शिक्षकों के लिए है उसमें राजनीतिक दल को भाग नहीं लेना चाहिए, जो स्नातकों के लिए है बिल्कुल राजनीतिक दल को, खासकर शिक्षक सीट करता है उसमें राजनीतिक दलों को भाग नहीं लेना। संविधान की व्यवस्था है कि शिक्षक के भी रूप में जो रहा हो जो है वो जाए विधान परिषद में, और शिक्षकों की आवाज़, जिनकी आवाज़ अन्य विधायक नहीं उठाते, उनकी बात वो विधायक उठावे। अब राजनीतिक दल कब्जा कर लेना चाहते हैं। सर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिक्षक ही शिक्षक की लड़ाई लड़ सकता है, वो आपके बारे में कहते हैं कि आप रिटायर्ड हैं इसलिए आप जो है शिक्षक वो देखिए, ये इस चुनाव में शिक्षक की जो पीड़ा, जो दर्द हमें महसूस है वो आज के शिक्षकों को नहीं महसूस है, जो 7वां वेतनमान तक वाला है। हम जब सेवा शुरू किए तो पहली तनख्वाह मेरी थी 333 रुपया, अब वो पीड़ा न उस समय पेंशन थी से, तो उस पीड़ा और दर्द को मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की पीड़ा क्या है। और उसके लिए रिटायर होना कोई बाधक नहीं। शिक्षक हमेशा शिक्षक होता है, जीवन आज भी शिक्षक का आचरण करता हूँ। आप कभी भी मुझसे मिलिए, कभी भी बात करिए, सही बोलूंगा, जहाँ हूँ वहाँ आपको लोकेशन दे दूंगा। सर, मेरे 2 सवाल हो रहे हैं। पहला कि आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसी का जवाब दीजिए, फिर अगला लास्ट वाला। विधायक बनेंगे तो मैंने तो अपने घोषणा पत्र कहिए या मैंने एक प्रपत्र छपवाया है, लोगों के बीच पड़ रहा है मेरी अपील। उस अपील में मैंने कहा कि मेरे प्रमुख रूप से 2 ही मुद्दे हैं, तीसरा भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। मेरे 2 प्रमुख मुद्दे हैं कि वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा निभावी बनाई जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार जब तक नहीं दे देती तब तक उन्हें उचित मानदेय अर्थात 25,000 रुपया प्रत्येक शिक्षक को दे। दूसरा है मेरा कि 1 अप्रैल के 5 के बाद नियुक्त शिक्षक जो चाहे राजकीय में नियुक्त हो, चाहे एजेंट में नियुक्त हो, चाहे बेसिक के हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मदरसा बोर्ड में हो, उन सबको पुरानी पेंशन वापस करें। तीसरा जो है कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय कर्मचारियों को मिल गया।
अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और बेसिक शिक्षा के साथियों को आखिर काम तो आप सब राजकीय वाला मुझसे लेते हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है चुनाव से लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, जनगणना, मनगणना, सारी चीजें बाबू बना दी। इसके बावजूद आप अपने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देते। यह तो हमारी आवश्यकता है कि हमारे बीच के लोगों के बीच जो महारोग हो जाते हैं, महारोग आज का कैंसर, बिल्कुल किडनी खराब हो जाता है, इन रोगों से ग्रस्त का इलाज नहीं हो पाता, शिक्षक के वेतन से नहीं हो पाएगा। हाँ। इसलिए ये आवश्यक है कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सब पर लागू। अच्छा सर, अंत में आप टीचरों से और अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो निवेदन अपने सम्मानित साथियों, शिक्षक साथियों, शिक्षिका बंधुओं से करना चाहता हूँ, वो चाहे जहाँ कार्यरत हो, चाहे संस्कृत बोर्ड की में विद्यालयों में हो, चाहे मदरसा में हो, चाहे ITI में हो, चाहे पॉलिटेक्निक में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं भी हो शिक्षक। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी बताता हूँ, सम्मानित अपने डॉक्टर जो हमारे हैं, जो चिकित्सक हैं, मैं उनसे भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से, विभिन्न के शिक्षक साथियों से, राजकीय के शिक्षक साथियों से एक ही अपील करूँगा कि शिक्षक को ही जिताइए, किसी राजनीतिक दल को मत जिताइए, इसलिए कि राजनीतिक दल का व्यक्ति आपकी आवाज़ सदन में नहीं। मेरा सीधा यही निवेदन है और यही। चलिए सर, आपने एक बार फिर हमको समय दिया हमारे टॉक्स के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और इस समय फिर प्रत्याशी सुरेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ में थे। आपने बताया कि शिक्षकों की सारी समस्याओं से वाकिफ हैं और समय समय पर सदन में उन्होंने शिक्षकों की बात उठाई, जिसमें वित्तविहीन स्वित्त पोषित विद्यालय के वित्तविहीन शिक्षकों के लिए मानदेय, उचित मानदेय, सेवा नियमावली, तदर्थ टीचरों के विनियमितीकरण और साथ में इनके लिए राजकीय चिकित्सा की व्यवस्था की मांग इनकी है और ये रहेगी। आगे भी हम आपको ऐसे ही नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत। नमस्कार।